बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू अ कैपेसिटर। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा एसी थ्रू अ रजिस्टर। अभी हम एसी थ्रू अ कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम किसी कैपेसिटर के साथ एक डीसी सोर्स कनेक्ट कर दें, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल हो, तो डीसी सोर्स अगर हम कनेक्ट करेंगे किसी कैपेसिटर के साथ, तो ये जो बल्ब है विल नॉट ग्लो। डीसी कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर। डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में से पास आउट नहीं करेगा, कैपेसिटर में से नहीं गुजरेगा, और इस वजह से ये जो बल्ब है विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी कि रोशनी पैदा नहीं करेगा। डीसी इसमें से क्यों नहीं पास करेगा? क्योंकि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान इंसुलेटर होता है। अगर मैं थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में जाऊं तो वी नो कि जब हम कैपेसिटर को किसी डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो उसकी प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है उस पूरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इस तरह से कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बिल्डअप हो जाता है। तो चार्ज यहाँ से फ़्लो किया, इधर से भी फ़्लो किया, और इनके ऊपर डिपॉजिट हुआ फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत थोड़े वक्त में इनके ऊपर चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो पैदा हुआ, मतलब जब हमने इसको कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, और आखिरकार इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो ये डीसी सोर्स जो हमने लगाया हुआ है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाएगा देन यहाँ पर चार्ज जो है फ्लो नहीं करेगा। लिहाजा एक लम्हे के लिए, फॉर अ मोमेंट, जस्ट फॉर अ सेकेंड और सेकेंड से भी कम टाइम में बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन परमानेंटली ग्लो नहीं करेगा। बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल के लिए ग्लो करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम है, और इस तरह से फर्दर जो है वो चार्ज यहाँ से नहीं गुजरेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, और इस तरह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये तो था कि डीसी जो है वो अगर उसको हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के साथ और एक लो पावर वाला बल्ब कनेक्ट करते हैं तो कभी भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब अगर हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो लगाते हैं एक कैपेसिटर के साथ और एक बल्ब भी हमने लगाया हुआ है, तो हमें पता है कि जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है इसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है वो हाफ साइकिल में, हाफ टाइम पीरियड में एंटी क्लॉकवाइज और बाकी हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। बार बार डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब कैपेसिटर जो है वो सिर्फ चार्ज ही नहीं होगा, बल्कि जब करंट की डायरेक्शन किसी एक साइड पर होगी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और जब करंट दूसरी तरफ को होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरह से ये जो मैंने यहाँ पे बताया कि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो कभी क्रिएट होगा, कभी वो ख़त्म हो जाएगा, कभी आएगा, कभी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से चार्ज जो है वो मुसलसल मोशन में रहेगा, करंट जो है वो मुसलसल फ्लो करता रहेगा, बल्ब जो है वो मुसलसल ग्लो करेगा, क्योंकि एक हाफ साइकिल में करंट का जो एक हाफ साइकिल होगा उसमें कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, यानी, और दूसरे हाफ साइकिल में करंट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी, क्योंकि करंट अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता रहेगा। सो बल्ब जो है वो कंटिन्यूसली ग्लो करता रहेगा। तो ये था कि कैपेसिटर में से ऑल्टरनेटिंग करंट जब उसके साथ उस सोर्स के साथ लगाएंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, और डीसी सोर्स के साथ ग्लो नहीं करेगा। अब हमें इस चीज़ का इल्म है कि जो एक एसी जनरेटर है हमारे पास बेस्ट सोर्स होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, तो उसने जो वोल्टेज पैदा करने होते हैं, जो वोल्टेज क्रिएट करने होते हैं, वो होते हैं V=V0 sin ओमेगा टी। ये एक कैपेसिटर जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये वाले पैदा करते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम चले दे देता हूँ।
अब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के कैपेसिटर की फंडामेंटल, कैपेसिटर की प्लेट्स पे जितना चार्ज होगा स्टोर, उस हिसाब से उनका दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। Q इज इक्वल टू CV, ये कैपेसिटर की एक फंडामेंटल इक्वेशन है। तो V की जगह पर अगर मैंने पुट कर दिया V नॉट साइन ओमेगा टी, तो मेरे पास Q आ गया CV नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इनको कंपेयर करें, तो हम देखते हैं कि V जो है उसका जो वेरिंग फैक्टर है वो भी क्या है, साइन ओमेगा टी, यानी V भी डिपेंड कर रहा है साइन पर, और जो Q है उसका वेरिंग फैक्टर भी क्या है, साइन ओमेगा टी। इसका मतलब हुआ Q और V में जो वेरिएशन है वो बिल्कुल सेम आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर ये VT ग्राफ को ड्रा करूँ, ये VT ग्राफ, तो चूंकि ये साइन पे डिपेंड कर रहा है तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो साइन कर्व बनेगा। स्टूडेंट, साइन कर्व जो है वो हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। ये साइन कर्व हमारे पास इस तरफ का ग्राफ बनेगा, इस साइड पर टाइम है और ऊपर जो है वो V है और नीचे की तरफ भी V है, नेगेटिव है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। साइन कर्व ये होता है, मतलब यहाँ पे 0 होता है और π/2 पे पीक वैल्यू होती है, पाई पर 0 होता है, 3π/2 पर नेगेटिव पीक होती है और 2π पर जो है वो 0 होता है। तो ये हमारे पास इस तरह का। तो अगर हम QT ग्राफ को देखेंगे, क्योंकि Q की जो इक्वेशन है वो भी हमें बता रही है कि ये साइन पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसका जो ग्राफ है वो भी क्या बनेगा, एक साइनोसॉइडल कर्व या साइन कर्व ही बनेगा। इस तरफ टाइम है। तो इस तरह से दोनों में वेरिएशन बिल्कुल एक जैसी आ रही है। जैसे जैसे जो है वो V इंक्रीज़ कर रहा है तो Q भी इंक्रीज़ कर रहा है। जब V की पीक वैल्यू आई, Q की भी पीक वैल्यू आ गई। जब V जो है वो कम होते होते 0 हुआ तो चार्ज भी कम होते होते 0 हो गया। तो दोनों में वेरिएशन बिल्कुल सेम आ रही है, क्योंकि दोनों का वेरिंग फैक्टर सेम है। लिहाजा Q और V हम कह सकते हैं कि ये दोनों इन फेज़ हैं, Q एंड V। ठीक है जी। सो यानी इसकी वजह से वेरिंग फैक्टर दोनों का सेम होने की वजह से Q एंड V आर इन फेज़। तो एक कैपेसिटर में Q और V हमेशा इन फेज़ होते हैं। लेकिन हमने वेरिएशन करंट की भी स्टडी करनी है कि करंट में क्या आती है। करंट जो है वोल्टेज के साथ इन फेज़ होता है, आउट ऑफ फेज़ होता है, क्या डिफरेंस होता है, कौन लैग करता है, कौन लीड करता है, ये सारा डिस्कस करना है। तो करंट के लिए, करंट चूँकि होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो अगर हम चार्ज का जो कर्व है, जैसे कि हमने ये चार्ज का कर्व बनाया हुआ है, तो इस कर्व का अगर हम लेते हैं स्लोप, ये चार्ज का 4 टाइम ग्राफ जो हमने बनाया हुआ है QT ग्राफ, ये वाला जो सेकंड डायग्राम बनाइए, तो अगर 4 टाइम कर्व हमने जो लिया हुआ है, अगर इस कर्व का हम स्लोप लेते हैं, स्लोप, तो वो स्लोप जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। हर पॉइंट पर जो स्लोप है वो किसको ज़ाहिर कर रहा है, करंट को, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। ये स्लोप है QT ग्राफ का, और हर पॉइंट पर जो QT ग्राफ का स्लोप है वो किसको ज़ाहिर कर रहा है, उसके करंट को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें यहाँ पर, जहाँ पे चार्ज की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पर स्लोप जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर स्लोप मैक्सिमम होगा तो करंट भी फिर जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम। स्लोप करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लिहाजा ये करंट जो है वो मैक्सिमम हुआ। अब अगर यहाँ पे देखें स्लोप, तो यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट खींचना है ना हमने, टेंजेंट खींचेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस वजह से स्लोप क्या हुआ, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा 0 होता है। तो इस वजह से जब ये Q मैक्सिमम है तो उस वक़्त करंट जो है वो क्या है हमारे पास, 0। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचा हमने इस पॉइंट पर, तो वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप मैक्सिमम होता है। लिहाजा यहाँ पर भी स्लोप जो है वो मैक्सिमम होगा, और ये इस साइड पर मैक्सिमम हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास जो टेंजेंट बना वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, इसलिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर स्लोप 0 है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे स्लोप हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, करंट 0 आ गया। स्लोप 0 होगा तो करंट भी 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें स्लोप जो है इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, वर्टिकल लाइन का स्लोप मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारे पास फिर से करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम।
तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं करंट का, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो ड्रा होगा। ये ग्राफ हमारे पास जो है वो बनेगा, इस तरह का कर्व हमें हासिल होगा। तो जहाँ पे वर्टिकल लाइन का स्लोप मैक्सिमम होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का 0 होता है। तो लिहाजा यहाँ पर जब हमने टेंजेंट खींचा इस पॉइंट पर, तो वहाँ पर हमारे पास स्लोप जो है वो क्या आया, मैक्सिमम, लिहाजा करंट मैक्सिमम हुआ I0। यहाँ पे स्लोप 0 आया तो इस वजह से करंट भी 0 आया। फिर यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है तो करंट फिर मैक्सिमम है। यहाँ पे स्लोप 0 है तो इस वजह से करंट 0 है। यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है तो करंट भी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इस तरह से ये हमारे पास कर्व बना किसका, करंट का। अगर हम इन तमाम कर्व्स को कंबाइन करते हैं, एक ही जगह पर ड्रा करते हैं, तो फ़र्ज़ किया सबसे पहले मैं V का कर्व यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये हमारे पास V यानी वोल्टेज जो है उसका कर्व हमारे पास इस तरह का बना, कुछ साइनसोइडल कर्व या साइन कर्व। और हमारे पास जो चार्ज का बना उसके बाद ये, और चार्ज का भी आलमोस्ट यही है, चार्ज का भी बिल्कुल यही है, यानी दोनों में वेरिएशन सेम आ रही है। जहाँ पर V की पीक है वहाँ पर चार्ज की भी पीक है, और जहाँ पर V0 है वहाँ पे चार्ज भी 0 है। जबकि करंट का कुछ इस तरह से बना है, तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम है, वहाँ पर चार्ज और वोल्टेज का फ़र्क है। तो इस तरह से ये हमारे पास कर्व बना हुआ है करंट का। तो ये स्टूडेंट्स कर्व का, ये वोल्टेज का, और ये हमारे पास चार्ज का है। तो इट इज़ क्लियर कि जब चार्ज जो है वो क्या होगा, 0 होगा, तो करंट उस वक़्त क्या होगा, मैक्सिमम। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो उस वक़्त करंट क्या होगा, 0। तो इस तरह से ये ग्राफिकली हमने इनका चेक कर लिया। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ लैग कर रही है, कौन सी लीड कर रही है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फेज़ लैग, फेज़ लीड। तो ग्राफ दोबारा से बनाते हैं। ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ, इस साइड पे टाइम है, और दूसरा जो है वो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का जो है वो ग्राफ इस तरह से ये बनेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो करंट I, इसका यहाँ पर फेज़ जो है वो कितना है, क्योंकि पॉजिटिव पीक पर है तो इसका फेज़ π/2 है, 90 डिग्री। और इसका फेज़ वोल्टेज का क्या है, 0। ये करंट का ग्राफ है और ये वोल्टेज का ग्राफ है। तो करंट जो है वो फिर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, जबकि वोल्टेज जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और कितना, π/2 रेडियंस, यानी 90 डिग्री इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस है, जिसको अगर हम फेज़र के तौर पर जो है वो ज़ाहिर करते हैं। अगर फेज़र्स जो कि इनकी वेक्टर डायग्राम होती है, तो फेज़र में हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये इसका जो है वो एंगल जो है करंट का वो 90 है, यानी π/2 है, इस तरह से। तो ये करंट का होगा। जबकि वोल्टेज जो है उसका हमारे पास क्या है, 0, यानी वो इसे लैग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास V का वेक्टर बनेगा। तो ये इनके दरमियान 90 यानी π/2 रेडियंस, विच मीन्स 90 डिग्री का इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस है। तो ये इनकी फेज़र यानी वेक्टर डायग्राम है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इनका। तो लैग कौन कर रहा है और लीड कौन कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या चीज़ है, रिएक्टेंस असल में रेजिस्टेंस का ही नाम है, लेकिन रेजिस्टेंस होती है प्योर रेजिस्टर के लिए। तो रिएक्टेंस है कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करने में जो अपोजिशन पेश करता है, जो मुज़ाहमत पेश करता है, उसे रिएक्टेंस कहते हैं कैपेसिटर की। फिर गौर करें कि एक कैपेसिटर ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करने में जो अपोजिशन ऑफर करता है उसे रिएक्टेंस कहते हैं। एक्स सी से इसको ज़ाहिर करते हैं क्योंकि ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस है। तो ये होती है ओहम्स लॉ वाली V/I, यानी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट मीन स्क्वायर करंट।
यहाँ पर हम हमेशा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर करंट ही लेते हैं। तो ये ओहम्स लॉ के मुताबिक V/I के बराबर है। रेजिस्टेंस भी V/I होती है तो रिएक्टेंस भी वही चीज़ ही है। और इसकी इक्वेशन है कुछ इस तरह से 1/ωc, और ओमेगा जो है वो हमारे पास होता है 2πf, ओमेगा 2πf होता है हमेशा इंटू c। ये रिएक्टेंस की इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें कुछ रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ रहा है कि XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, विच मीन्स कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्टेंस डिक्रीज़ करेगी। मतलब जो कैपेसिटर है वो करंट को फ़्लो करने में रेजिस्ट कम करेगा, मुज़ाहमत कम करेगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब कि कैपेसिटर जो है वो ज़्यादा मुज़ाहमत पेश करेगा, ज़्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा। तो ये रिएक्टेंस के बारे में था। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ये सही तरह से समझ नहीं आएगा जिन्होंने गौर से लेक्चर नहीं सुना होगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे।